हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर हम लोग एक बार लाइव जुड़ चुके हैं इस दमदार ज्योग्राफी की क्लास में। आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ज्योग्राफी के कई सारे क्लासेस हो चुकी है और उस क्लासेस में हमने पहले काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो करते हैं ज्योग्राफी की इस नई क्लास से। और इस क्लास के अंदर आपको पिछले क्लासेस से जो कुछ भी पढ़ाया गया वो सारी चीजें आपको याद रखना होगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं साथियों। शायद डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नो डेटा, वेट। साथियों, तो हमारी क्लास एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अब फिर से आप लोग जुड़ चुके हैं। इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल सही हो चुका है। एक बार लिखकर मुझे आप लोग बताइए कि इंटरनेट कनेक्शन क्या बिल्कुल एकदम सही स्मूथ चल रहा है क्या। अगर स्मूथ चल रहा है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए कि एकदम स्मूथ कनेक्शन चल रहा है। और मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूं ताकि मुझे ये पता चले कि कनेक्शन सही है और मैं आप लोगों को लाइव दिखाई पड़ रहा हूं। चलिए, आप लोग कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। गुड इवनिंग चंदन सिंह, गुड इवनिंग। हेलो चंदन सिंह, गुड इवनिंग। देखा जाए कौन कौन लोग लाइव जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पे चंदन जुड़े हुए हैं हमसे लाइव। और क्लासेस अभी भी लग रहा है यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट नहीं हुई है। क्या दिक्कत आ रही है, एक बार कमेंट करके बताइए। क्या आप लोगों को आवाज मिल रही है? क्या आप लोगों को? मुझे लग रहा है कनेक्शन सही तो है, सारी चीजें सही जा रही हैं। आई थिंक हाँ, अब लाइव आपको मिल रहा है। अब मुझे यहाँ मोबाइल में भी दिखाई पड़ा कि हाँ, यूट्यूब के ऊपर मैं अब लाइव आ चुका हूँ। देखिए, कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन हो जाता है दिक्कत, लेकिन क्लासेस जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत शानदार होती हैं, तो थोड़ा सा तो दिक्कत आती ही है क्लासेस में। ठीक है ना? ठीक है साथियों, चलो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स क्या होता है? देखिए, अभी हाल ही में टर्की के अंदर भूकंप आया और आप लोग कुछ समय के पहले आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि सुनामी आया था इंडोनेशिया में। भारत में भी कुछ समय पहले आपके चेन्नई वाले क्षेत्र में, कोस्टल जो एरिया है वहां पे भी सुनामी का इफेक्ट देखने को मिला था। जापान में भी कई बार सुनामी, और मूवी भी सुनामी के नाम से बनी हुई है। तो सुनामी क्या है? और फिर कई जगह वॉल्केनिक विस्फोट भी होता है। तो ये सारे इनको कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक इवेंट, यानी ये विध्वंसकारी घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं जो पृथ्वी के ऊपर घटती हैं, और इनको हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्टार्ट करेंगे यहां से नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट में वॉल्केनिज्म से। वॉल्केनिज्म क्या होता है इससे शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलो सब दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। तो वॉल्केनिज्म क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के सतह के नीचे मोल्टेन मैटर पाया जाता है, और वो मोल्टेन मैटर जहां से भी क्रैक पाता है उस क्रैक से वो निकलकर वो बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद सतह पे या समुद्र के अंदर या कहीं भी वो निकलता है, और उसकी वजह से अलग अलग तरीके का लैंड फॉर्म होता है, अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। उन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले वॉल्केनिज्म के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां हम लोग जानने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है साथियों? चलो, तो अब यहां पर हम बात करें वॉल्केनिज्म क्या होता है। तो देखिए, जितनी भी जो भी फिनोमिना, ठीक है ना, जो कि मैग्मा की वजह से क्रस्ट और मेंटल के अंदर जो मैग्मा पाया जाता है उसकी वजह से जो भी फिनोमिना होती है, उन सभी को जो वॉल्केनिक रॉक के रूप में जो फॉर्म में पाया जाता है, उन सभी को मिला जुलाकर एक पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको वॉल्केनिज्म कहा जाता है। वॉल्केनिज्म एक्चुअली होता क्या, ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है, बल्कि पहले से ही जानकारी होती है कि इस क्षेत्र में वॉल्केनिज्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि दो प्लेटों के टकराने की वजह से वॉल्केनिज्म होता है, और साइंटिस्ट इतना अवेयर हो चुके हैं कि अब उनको पता है कि कहां पे कौन कौन सी प्लेट किस प्लेट से टकरा रही है, और उसकी वजह से एक प्लेट का धंसना भी इसमें जरूरी है ना। एक प्लेट नीचे धंस रही होती है और उसकी वजह से इस क्षेत्र में वॉल्केनिक एक्टिविटी पाई जा सकती है, और उनको ये अंदाजा रहता है कि इस क्षेत्र में कभी भी वॉल्केनिक विस्फोट हो सकता है। धीरे धीरे वहां पे गैसेस बढ़ती रहती है, धीरे 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 वॉल्केनिक एक्टिविटी वहां पे आती रहती है, और फिर अचानक से विस्फोट होता है। तो ऐसा नहीं कोई रैंडम इवेंट है, बल्कि क्या है, ये पहले से ही ये जानकारी होती है कि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। हाँ, ये है कि अब ये एक महीने के अंदर ये वॉल्केनिक एक्टिविटी फट सकता है, या फिर ये
2 महीने के अंदर फट सकता है, इस तरीके की जानकारियां होती हैं। तो ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है, बल्कि पहले से ही यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस चला आ रहा होता है और उस प्रोसेस की वजह से ही ये घटनाएं घटती है। ठीक है साथियों, तो ये है आपका वोल्केनिज्म। अब हम लोग इसके बारे में और आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो वोल्केनिज्म इज नॉट ए रैंडम, ठीक है ना, इसके पीछे कुछ कारण होता है, कुछ एसोसिएशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेट हो रहा। और एक दूसरा वोल्केनिज्म का भी तरीका है कि अगर पृथ्वी के काफी इंटीरियर से यानी मेंटल से या उससे नीचे कोर से अगर लावा बाहर आता है तो वो होता है हॉट स्पॉट वोल्केनो, यानी एक ही जगह से वो बराबर आता रहता है लावा बाहर, तो उस तरीके का भी वोल्केनिज्म होता है। तो इन सारे चीजों को हम लोग जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे इनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते जाएंगे। तो देखें कौन कौन जुड़ चुका है। भक्ति भारत हेलो, चंदन सिंह हेलो, और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो लोग कमेंट करते रहिए, मैं देखना चाहता हूं और लोग कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, भक्ति भारत आपका स्वागत है। रौनक राय भी जुड़ चुके हैं, हेलो रौनक, कैसे हैं आप। तो इस तरीके से चलो आगे हम बात करें इसमें। तो फिनोमिना क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। अभी जो मैंने आपको बताया कि इसके पीछे फिनोमिना क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स है। और इसमें क्या होता है, एक प्लेट के ऊपर कोई एक प्लेट जो है ऊपर चली जाती है और एक प्लेट नीचे की तरफ जाती है। अब ये दोनों प्लेट या तो ओशियन हो सकते हैं या ओशियन कॉन्टिनेंट हो सकते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि कॉन्टिनेंटल प्लेट कभी नीचे नहीं धंसता, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है वो नीचे धंसता ही नहीं है, हमेशा ओशियन प्लेट ही धंसता है। और ओशियन प्लेट में भी जो भारी प्लेट होती है वो धंसती है। तो यहां पर देखो, अगर ये ध्यान से देखें तो ये इसको बताया था, याद आ रहा है, ये कुछ याद आ रहा है, ये क्या है, ये आर्थर होम्स का कन्वेक्शन सेल है। क्या है ये, आर्थर होम्स का कन्वेक्शन सेल, और ये इसका राइजिंग लिम्ब है ना। और राइजिंग लिम्ब से अगर लावा यहां से बाहर आता है तो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी देखी जाती है। एक वोल्केनिक एक्टिविटी तो यहाँ पे देखी जा सकती है। दूसरा, यहाँ पे अगर ध्यान दे यहां से, और अगर यहीं पे अगर दो प्लेट आपस में टकरा रही हो, मान लो दो प्लेट आपस में टकरा रहे हो और इन दोनों प्लेट की वजह से एक प्लेट नीचे धंस रहा हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां से लावा बाहर आएगा और इसकी वजह से आइलैंड्स का निर्माण होता है। याद आया कि जब ओशियन प्लेट आपस में टकराते हैं तो एक प्लेट नीचे धंस जाता है और इस धंसे हुए प्लेट से लावा बाहर आता रहता है, और इस धीरे धीरे लावा ओशियन सतह से मतलब वाटर लेवल से ऊपर आ जाता है, और जब वाटर लेवल से ये ऊपर आ जाएगा तो आइलैंड की तरह दिखाई पड़ेगा, तो इसे आइलैंड बनते हैं। और अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट है और यहाँ पे ओशियन प्लेट है, ये आपस में टकराते हैं तो हमेशा ओशियन प्लेट कहां जाता है, नीचे। तो ये देखो, ये ओशियन प्लेट नीचे गया और यहाँ पे भी लावा से क्या हो जाएगा, नीचे लावा है ना, मैग्मा है एस्टेनोस्फीयर में, और उस मैग्मा के साथ ये मिलकर क्या होगा, पिघल जाएगा, और पिघल के इसका मैग्मा जब ऊपर आएगा तो यहाँ भूमि के सतह के ऊपर आएगा, और भूमि के सतह के ऊपर आने की वजह से ये एक वॉल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो वॉल्केनिक जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं किसी कोई ऐसी प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया से एसोसिएटेड होती है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री है तो उसकी वजह से, यहाँ पे क्या है, कोई कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री है उसकी वजह से, और यहाँ पे देखो यहाँ भी कन्वर्जेंस हो रहा है लेकिन ओशियन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस है, तो यहाँ की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी कोई रैंडम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई चीज एसोसिएटेड रहती है, उसकी वजह से ही वॉल्केनिक एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, तो चलो और आगे हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पर देखने को मिलता है। तो वॉल्केनिज्म कहां कहां हमें दुनिया में दिखाई पड़ेगी, या फिर आप कह सकते हैं इसके मुख्य क्षेत्र कहां कहां है जहां से हमको वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई पड़ेगी। अब ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको चीज दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पैसिफिक सी है। क्या है ये, पैसिफिक ओशियन, सॉरी पैसिफिक क्या है, ओशियन है, पैसिफिक सागर नहीं है बल्कि क्या है, महासागर है। तो ये पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर है यहाँ पे, और प्रशांत महासागर की ये प्रशांत महासागरीय प्लेट बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरीके से कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे है, यहाँ पे जो है नाजका प्लेट है। तो इस तरीके से देखो, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे पूरी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है और यहाँ से लावा बाहर आता रहता है। लावा देखो, मैग्मा क्या होता है, जब सतह के नीचे है तो मैग्मा, और सतह के बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, लावा। तो यहाँ से लावा बाहर आता रहता है। तो ये पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ जो ये लावा बाहर आता रहता है, ये एक तरीके से रिंग की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रिंग ऑफ फायर कहां पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, पैसिफिक ओशियन के में पाया जाता है रिंग ऑफ फायर। तो एक तो यहां पर है। अब यहां पे क्या हो रहा है, पैसिफिक प्लेट नीचे धंसती है क्योंकि वो बहुत बड़ी प्लेट है, तो पैसिफिक प्लेट नीचे धंसती है और फिर क्या होता है, वही जाकर नीचे मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने की वजह से धीरे नीचे से जो लावा है वो बाहर आएगा, बाहर आने की वजह से वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे दिखाई पड़ता है। ठीक, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे दिखाई पड़ेगा,
अच्छा ये पेन मैं ऊपर कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां पे सेकंड कहां दिखाई पड़ेगा, ये ओशनिक रिज जहां भर भी दिखाई पड़ेंगे, यानी ये ओशनिक प्लेट है और इसके नीचे अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब सी का प्लेट एक तरफ इधर और दूसरा इधर, यानी दूर दूर तक जहां भी ओशियन प्लेट एक दूसरे से दूर दूर जा रहे होंगे उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और इसका ये क्या है, ये राइजिंग लिम्ब है। तो जहां भी इस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ेगी, ठीक है, उस जगह पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, मिड ओशनिक रिज। और मिड ओशनिक रिज ये है, और यहां पे भी लावा क्या होता रहता है, बाहर आता रहता है। और याद रखिए ओशियन प्लेट जो होता है वहां से जो मिड ओशनिक रिज पे जो लावा बाहर आता है वो बेसाल्टिक टाइप का लावा होता है। कैसा लावा होता है, वो बेसाल्टिक लावा होता है। और बेसाल्टिक लावा काफी क्वाइट होता है, धीरे धीरे बाहर आता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे विस्फोटक नहीं होता। इस वजह से हल्के हल्के भूकंप के झटके लगते हैं, ज्यादा तीव्र झटके नहीं लगेंगे, बल्कि हल्के हल्के भूकंप के झटके यहाँ पे महसूस होते रहते हैं। ठीक है साथियों, चलो अब हम यहाँ पे एक जगह और देखते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी का स्ट्रक्चर है, ये देखो क्या है, ये अफ्रीका है, और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां से दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये और इसके आगे भी, ये क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। और यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे प्लेट पाए जाते हैं, कई सारे छोटे छोटे प्लेट यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये प्लेट आपस में बहुत फ्रिक्वेंट एक्शन करते रहते हैं, रिएक्शन करते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते रहते हैं। और इस कोलिजन की वजह से यहाँ पे बहुत सारा वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखा जाता है, बहुत सारी वॉल्केनिक। तो यहाँ पर देखें तो क्या हुआ था, मेडिटेरेनियन सी, देखो ये देखो, इसका इतिहास अगर जानने की कोशिश करें, ये देखो ये है अफ्रीका, है ना, और ये रहा आपका यूरेशिया वाला क्षेत्र, ठीक है ना। और जब इस समय था तो यहाँ पे क्या था, ये तो ये वाला पूरा क्षेत्र गोंडवाना का था, ठीक है ना, और ये कौन था, ये लॉरेंशिया का था, ठीक। तो ये गोंडवाना का, ये लॉरेंशिया का, और बीच में जो सागर पाया जाता था उसको तेथीस सी कहते थे। क्या बोलते थे, तेथीस सी। तो ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे जब इधर बढ़ा और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराया जाके, तो इसके बीच में जो तेथीस सी था उसके जो प्लेट थे वो कई सारे टुकड़ों में टूट गए, है ना, कई सारे टुकड़ों में टूट गए। और वही जो टूटे हुए प्लेट हैं छोटे छोटे, वो आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं, और उन्हीं इंटरेक्शन की वजह से पूरे मेडिटेरेनियन सी में बहुत सारे आइलैंड भी पाए जाते हैं और बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखी जाती हैं। ठीक है साथियों, चलो तो याद रखना तेथीस सी से ये एसोसिएशन है। और इसमें कुछ एग्जांपल देख लो जो मेडिटेरेनियन सी में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं। माउंट एटना कहां पे उपस्थित है, ये इटली में उपस्थित है। माउंट वेसुवियस ये भी वहीं पे है। स्ट्रोम्बोली भी कहां पर है, ये भी इटली में। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल हैं जहां पे वॉल्केनिक माउंटेन्स आपको दिखाई पड़ते हैं। चलो, और सबसे लास्ट में जो हॉट स्पॉट वॉल्केनो टाइप का होता है, ये देखो, ये हॉट स्पॉट वॉल्केनो का एग्जांपल है, फोर्थ, ठीक। यहां ये कहां पर पाया जाता है, जैसे देखो कैसे होता है, ये कोर से अगर लावा बाहर आता है बीच में क्षेत्र में, इधर लावा बाहर आ रहा है, देखो ध्यान से, अगर ये बिल्कुल ऊपर यहां पे आ जाए बाहर, सतह पे आ जाए बाहर, तो क्या इसको बोला जाएगा, इसको हॉट स्पॉट कहा जाएगा। ये एक्चुअली हॉट स्पॉट इस जगह से कहीं हटता नहीं है, बल्कि इसके ऊपर अगर कोई प्लेट है तो प्लेट आगे बढ़ती रहेगी। बात समझ में आई, प्लेट आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन हॉट स्पॉट जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। तो हॉट स्पॉट देखो, जैसे यहाँ पे पहले ये जो प्लेट थी यहाँ पे थी, ये वाला जगह कहां पे था, यहाँ पे, धीरे धीरे आगे बढ़ गया है, और फिर यहाँ पे एक बना है आइलैंड, यहाँ पे बना आइलैंड, यहाँ बना, और ये वाला क्षेत्र भी कुछ समय बाद आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ये पीछे वाले क्षेत्र पे एक आइलैंड बन जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक चेन पाया जाता है पूरे आइलैंड्स का। ठीक है साथियों, तो ये क्या होता है, हॉट स्पॉट वॉल्केनो, ठीक है ना। मैग्मा कहां से बाहर आता है, बहुत ही अंदर से, यानी कोर से आ रहा है, तो इस वजह से कैसा होगा, बेसाल्टिक टाइप का होगा या ओलिवाइन टाइप का होगा। और इसका प्लेस क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, प्लेट मूवमेंट करते रहती है, और इस वजह से आइलैंड आर्क्स का निर्माण होता है। ठीक, और ये जो आर्क्स का निर्माण होता है, या फिर आप कैसे पता करेंगे कि प्लेट का मूवमेंट किधर हो रहा है, तो आप पता कर लीजिए कि सबसे ओल्डेस्ट वहां पे आइलैंड कौन सा है और कौन सा न्यूएस्ट आइलैंड है, तो आपको ये पता चल जाएगी प्लेट का मूवमेंट, क्योंकि जो ओल्डेस्ट होगा उसी डायरेक्शन में प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ओल्डेस्ट पहले बना होगा और न्यूएस्ट नया नया बना होगा। तो इस तरह से आप प्लेट का मूवमेंट भी पता कर सकते हैं। एग्जांपल देख लो, हवाई, है ना, रीयूनियन, क्यूरिल, एल्यूशियन, ये जितने भी आइलैंड है ये सारे के सारे इसके हॉट स्पॉट वॉल्केनो के एग्जांपल। फिर से देख लो, हवाई आइलैंड, रीयूनियन, कुरिल और एल्यूशियन, ये सारे किसके एग्जांपल है आपके, ये हॉट स्पॉट वॉल्केनो के एग्जांपल है। ठीक है, अब एल्यूशियन आइलैंड का कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये रशिया है, कौन सा जगह है ये रशिया, और ये कहा, ये अलास्का का क्षेत्र है, अलास्का किसका है, यूएसए का पार्ट है। यहां पे बीच में यहां पाया जाता है आपका एल्यूशियन आइलैंड्स। ठीक, तो
तो ये एल्यूशियन जो आइलैंड्स हैं ये कैसा है, एक प्रकार का हॉटस्पॉट वॉल्केनो। तो यहां देखो कि कैसे बना है, पहले ये जो क्षेत्र है वो कभी यहां पे रहा होगा और यहां पे इस तरीके से आइलैंड बने होंगे। फिर जैसे जैसे ये दूर होता चला जा रहा है और यहाँ पे नए वॉल्केनो की एक्टिविटी की वजह से क्या होता जा रहा है, यहाँ पे आइलैंड्स का निर्माण होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से ये आइलैंड्स का निर्माण करता है। चलो अब कुछ डिफरेंसेस देखते हैं कि आपके ये बेसाल्टिक इरप्शन में और एंडेसिटिक इरप्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये जानना जरूरी है कि क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ठीक है साथियों। तो चलो पहले हम देखते हैं, जो बेसाल्टिक इरप्शन होता है वो मिड ओशनिक रिज पे या हॉट स्पॉट जहां वॉल्केनो पाया जाता है वहां पे होता है। बेसाल्टिक इरप्शन कहां पे होगा, मिड ओशनिक रिज पे पाया जाएगा या फिर हॉट स्पॉट जहां वॉल्केनो है वहां पे पाया जाएगा। जबकि एडिस्टिक इरप्शन कहां पाया जाता है, ये वॉल्केनिक आर्क्स पे जहां पे आइलैंड्स बनते हैं, जहां पे ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है ना, वहां पे मिलेगा। या ओशियन और ओशियन प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, वहां पे एडिस्टिक इरप्शन होता है। ठीक, यहां पे देखो ये हाईली फ्लूइड होते हैं, यानी फ्लूइड का मतलब बहुत तेजी से फैलेंगे, यानी मोबाइल है। मोबाइल का मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से कहीं पे जा सकता है। मोबाइल मतलब वो मूवमेंट हो रहा होता है। तो इसका ये क्या होता है, हाईली फ्लूइड होता है, इसलिए मोबाइल भी होता है। लेकिन ये क्या होता है, लेस फ्लूइड होता है, कम फ्लूइड होता है, और इस वजह से क्या होता है, लेस मोबाइल भी होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रही है चीजें। इसके बाद ये अगर इसका ये मोबाइल ज्यादा है तो क्या होगा, यानी हाईली फ्लूइड है तो क्या होगा, आसानी से फैल जाएगा। और जबकि यहां पे ये शॉर्ट डिस्टेंस पर ही सॉलिडिफाइड हो जाएगा। और इससे क्या होगा, ठीक है ना, अगर मान लो कोई भी चीज किसी जगह से, एक पानी है, पानी का मान लो पानी का पाइप है ना, और पानी के पाइप जो है बाहर ऐसे पानी निकाल रहे हैं, और क्या होता है, पानी पाइप से निकलकर फैलता चला जाता है तेजी से, यानी दूर दूर। तो क्या आपको तेज आवाज आएगी, कुछ नहीं आएगी आवाज। क्यों, क्योंकि ये इरप्शन कैसा होगा, जेंटल होगा और बहुत ही क्वाइट होगा। तो ऐसे ही मान लो जो भी हाईली मोबाइल होंगे वो इसी तरीके से क्या होंगे, देर आराम से फैलते चले जाएंगे, वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंट इरप्शन नहीं होगा, जेंटल इरप्शन होगा, और साथ में क्या होगा, क्वाइट होगा काफी। लेकिन अगर मान लो कुछ, अगर पानी के अंदर खूब गंदे मिट्टी भर दिया जाए और पाइप से बाहर निकाला जाए तो क्या होगा, मिट्टी आते आते बीच में फंसता रहेगा, सॉलिडिफाइड होता रहेगा, और इसकी वजह से उसमें बहुत वायलेंट इरप्शन थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। तो वैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है वॉल्केनिक जब बाहर आता है तो मुंह पे ही जम जाता है उसके, ठीक है ना, ठीक है ना, जम जाता है। और इसके जमने की वजह से, इसके जम जाने की वजह से क्या होगा, जब इरप्शन होगा तेजी के साथ में तो फिर वहां पे विस्फोट होगा बहुत बड़ा सा। और यही है कि ये क्या होता है, ये इंटेंस प्रेशर की वजह से क्या होता है, इरप्शन होता है। और कैसा होता है, एक्सप्लोजन होता है, काफी विस्फोटक इरप्शन होता है इसमें। तो याद रखिएगा, बेसाल्टिक इरप्शन और एंडेसिटिक इरप्शन में, बेसाल्टिक इरप्शन में एक बार फिर से मैं रिवाइजिंग करा देता हूं। बेसाल्टिक इरप्शन जो होता है वो मिड ओशनिक रिज पे होता है और हॉट स्पॉट वॉल्केनो पे होता है। एंडेसिटिक इरप्शन वो जो वॉल्केनिक आर्क होता है वहां पे, वॉल्केनिक माउंटेन जहां बनते हैं वहां पे होता है। ये हाईली फ्लूइड होता है, ये लेस फ्लूइड होता है। ये हाईली फ्लूइड होने की वजह से मोबाइल होता है और ये लेस मोबाइल होता है। ये होता है आपका इजीली फैल जाता है, ये इजीली नहीं फैलता, जल्दी सॉलिडिफाइड हो जाता है। ये क्वाइट इरप्शन होता है, जेंटल होता है। जबकि ये क्या होता है, ये काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव इरप्शन यहाँ पे पाया जाता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है मेरे साथियों। चलो कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूं। ये जो मैंने बताया अभी बेसाल्टिक और एडिस्टिक इरप्शन के बारे में, वो उसका एग्जांपल देखो। ये देखो, ये हवाई आइलैंड का एक पिक्चर है जहां पे देखो बड़े आसानी से यहां से लावा बाहर आ रहा है, लावा बाहर आ रहा है, लावा बाहर आकर कहां, नीचे चला जा रहा है। और ये कैसा इरप्शन है, बहुत ही क्वाइट है, जेंटल है, आराम से लावा। और यहाँ पे देखो ये लोग पिकनिक भी कर रहे हैं, इधर लोग पिकनिक मना रहे हैं, आराम से उस लावा को देख पा रहे हैं। और जबकि अगर यहां देखो एडिस्टिक इरप्शन में तो कितना भयानक विस्फोट दिखाई पड़ रहा है। क्या यहाँ पे कोई पिकनिक बना देगा, अगर पिकनिक बनाएगा तो सीधे समझ लो कहां गया वो, ठीक है ना। तो ये एक कुछ एग्जांपल है बेसाल्टिक इरप्शन के, और ये क्या है, एडिस्टिक इरप्शन। ये फोटो से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का ये इरप्शन पूरा होता है, विस्फोट कैसा होता है। ठीक साथियों, चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। किस प्रकार के वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है ना। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, देखो जब वॉल्केनो नीचे से बाहर आता है तो उसकी वजह से अर्थ की सतह पे या अर्थ के नीचे कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्हीं को बोलते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। और वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या है जरा देखो, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सट्रूसिव और दूसरा होता है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब ये हो गया कि लैंड के ऊपर बनने वाले, है ना, यानी सतह के ऊपर बनने वाले स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव। और जो सतह के नीचे बनेगा उसको क्या बोलेंगे,
इंट्रूसिव। तो ये दो प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है आपके किसकी वजह से, लैंडफॉर्म जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होता है उसकी वजह से, ठीक। और उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में। बहुत ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में याद रखना है साथियों, ठीक है। चलो, तो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा है, मोटा सा काला सा स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, जब नीचे से कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और मैग्मा बाहर आ रहा होता है तो यही बीच में फंस जाता है और एक मोटा स्ट्रक्चर अगर बनाता है तो इस मोटे स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, इसको कहा जाता है बैथोलिथ कहा जाता है। इसमें शायद मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है ना, बैथोलिथ, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, बैथोलिथ कहा जाता है, ठीक साथियों। चलो, और आगे हम बात करें इसमें, तो अगर बिल्कुल ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इसका नाम बस याद रखना है, ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है तो यहां पे देखो इसको बोला जाता है सिल्स। इसको क्या बोलते हैं, सिल्स। बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे कैसा स्ट्रक्चर है, ये हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सीधा बन गया तो क्या बोलेंगे, सिल। और अगर यहां पे इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसको कहा जाता है डाइक। वर्टिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डाइक, ठीक है। और अगर सोसर टाइप का शेप हो, यानी अगर ये मशरूम जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये देखो ये मशरूम जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, सोसर टाइप, इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बनता है तो इसको कहा जाता है लोपोलिथ। क्या बोलते हैं इसको, लोपोलिथ। और अगर कुछ वेव शेप इस तरीके से, देखो यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि एक वेव जैसा यहां पे आ रहा है, ठीक, तो उसको बोला जाता है फैकोलिथ। क्या बोलते हैं उसको, फैकोलिथ। ये हो गया आपका फैको, ऐसे याद रखो, ये हो गया आपका फैको, ये हो गया आपका सिल, ये क्या हो गया, ये हो गया लोपो, ठीक है। ये क्या होगा, बैथो, ठीक है ना, बैथो हो गया। और उसके बाद ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये यू शेप में जो स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, यू शेप में स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसको लैकोलिथ कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लैकोलिथ कहा जाता है। तो ऐसे याद रखना पूरे लैंडफॉर्म। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोलते हैं, सिल। जो वर्टिकल स्ट्रक्चर बनता है उसको डाइक बोला जाता है। जो सोसर शेप होता है उसको लोपोलिथ कहा जाता है। जो वेव शेप होता है उसको फैकोलिथ कहा जाता है। जो आपका मोटा स्ट्रक्चर, रॉकी स्ट्रक्चर बनता है उसको बैथोलिथ कहा जाता है। और जो वहां पे यू शेप बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको लैकोलिथ कहा जाता है। और एक चीज याद रखना कि जो बैकबोन होता है फोल्ड माउंटेन का उसको कहा जाता है बैथोलिथ, यानी बैथोलिथ को फोल्ड माउंटेन का बैकबोन कहा जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है कैसा, इंट्रूजिव स्ट्रक्चर, जो बनता है आपकी किसकी वजह से, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के वजह से बनता है। चलो, अब अब एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बाहरी स्ट्रक्चर जो बनता है जब लावा सतह से बाहर आ जाता है, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर दो प्रकार के होंगे, एक तो प्लेटू बनेगा, पठार बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, कोन्स बनेंगे, कोन का निर्माण होगा। तो ये प्लेटू और कोन दो तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर। और इसमें भी प्लेटूज में भी अलग अलग होगा। यहां पे देखो कोन्स में क्या होगा, सिल्ड बनेगा, सीडर बनेगा और कंपोजिट, ये तीन प्रकार का बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर में कोन्स में सिल्ड बनेगा, सिल्ड वॉल्केनो, सीडर वॉल्केनो और कंपोजिट वॉल्केनो, ये तीन तरीके के वॉल्केनो यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है साथियों। चलो, अब जरा लावा प्लेटू के बारे में बात कर लें कि लावा प्लेटू क्या होता है, वो कैसा दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर देखो, जहां कहीं पर भी हॉट स्पॉट वॉल्केनो दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, हॉट स्पॉट वॉल्केनो, अगर वो पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़कर बाहर आता है और उसकी वजह से लैंडफॉर्म बनता है, वहां पे हमें दिखाई पड़ता है लावा प्लेटू। क्योंकि जो इरप्शन होता है कैसा होता है, बेसाल्टिक इरप्शन होता है ना, बेसाल्टिक इरप्शन होगा और अच्छा बड़े इजीली वो फैल जाएगा। यहां देखो, यहाँ पे बड़े आराम से इरप्शन हो रहा है और इजीली चारों तरफ क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और इसके फैलने की वजह से यहाँ की आसपास की भूमि क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। और इस भूमि को ही क्या लेयर बाय लेयर बनेगा ना, एक लेयर आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और भूमि क्या होती जाएगी, देखो ऐसे एक लेयर, ऐसे फिर ऐसे 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 लेयरिंग होती चली जाएगी और भूमि ऊपर उठ जाएगी। तो वही जो टेबल्ड लैंड होता है, ये कौन शेप नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, टेबल्ड शेप लेगा। और यही जो टेबल्ड लैंड होता है, इसी को क्या कहा जाता है, प्लेटू कहा जाता है। तो इस तरीके से लावा प्लेटू का निर्माण होता है। और इसे एग्जाम्पल है डेक्कन सिल्ड, जो भारत में पाया जाता है, सान प्लेटू, ये कहां पाया जाता है, ये म्यांमार में पाया जाता है। तो इसे बड़े अच्छे एग्जाम्पल है। अब डेक्कन सिल्ड की बात करें तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि भारत में कैसे डेक्कन सिल्ड का
निर्माण हुआ। ठीक है साथियों, चलो ये देखो डेक्कन शील्ड, कैसे भारत में डेक्कन शील्ड का निर्माण होता है इसके बारे में। तो भारत जब यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा था, याद है आया, मैंने पढ़ाया था कि जब भारत का इतिहास के बारे में कि गोंडवाना का हिस्सा है भारत, और भारत गोंडवाना से अलग होने के बाद में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया, और मूव करने के बाद जाकर टकराया यूरेशिया से। जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो उस समय यहाँ पे ये रीयूनियन आइलैंड्स है, यहां से होकर गुजरा था। और रीयूनियन आइलैंड है वो एक प्रकार का वहां पे हॉट स्पॉट वॉल्केनो पाया जाता है। तो भारत भी जब यहां से गुजरा, तो जब उसका ये वाला क्षेत्र यहां से गुजर रहा था, तो उस समय इसे क्रैक्स डेवलप हुए और यहां से ये लावा तोड़कर बाहर आया था हॉट स्पॉट, और इस पूरे क्षेत्र में फैल गया था, और इसी वजह से डेक्कन शील्ड का निर्माण हुआ। और भारत धीरे धीरे जाकर किससे टकरा गया, यूरेशिया से टकरा गया, और पूरा का पूरा यहाँ पे जो डेक्कन ट्रैप दिखाई पड़ रहा है इसी वजह से दिखाई पड़ रहा है। और एक चीज और, ये डेक्कन ट्रैप है, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, तो यहाँ पे मेटेलिक मिनरल ज्यादा पाए जाएंगे, इस वजह से यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल को ही क्या कहा जाता है, रेगुर सॉइल। और रेगुर सॉइल किसके लिए अच्छा होता है, रेगुर सॉइल अच्छा होता है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। किसके लिए, कॉटन के लिए ये अच्छा माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, चलो अच्छा, दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पे बहुत सारे प्लेटू पाए जाते हैं जो कि लावा प्लेटू हैं, और ये पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा प्लेटू का लोकेशन क्या है, या उसका प्लेटू का नेचर क्या है। ये सारी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखें और कौन कौन से जुड़े हैं, चंदन सिंह हेलो, अमित वर्मा हेलो, चंदन सिंह मशरूम, ठीक है, मशरूम आज खाएंगे, बिल्कुल चंदन जी मशरूम खाइए, ठीक है, और जो भी अच्छा चीज लगे वो खाइए आप, बिल्कुल। चलो, तो यहां पे हम बात करें तो देखो इसमें सबसे पहले हम बात करें कोलंबिया स्नेक प्लेटू, ये यूएसए के अंदर पाया जाता है। कहां पर, कोलंबिया स्नेक प्लेटू यूएसए के अंदर, यहीं पर है। ये देखो ये पूरा एरिया, इसको कहा जाता है ओजार्क प्लेटू। क्या बोलते हैं, ओजार्क प्लेटू कहा जाता है। ये कौन सा है, ये कोलंबिया प्लेटू है, लिखा हुआ यहाँ पे, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक, या फिर आवाज से सुनकर आपके मैप एक्सरसाइज करना। देखो मैप एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इस समय, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए होता है ज्योग्राफी क्लास में आप एटलस लेकर बैठे और जो चीजें बताई जाए वो देख लें। अगर यहाँ पे समझ में आ जा रहा है तो वेरी गुड, नहीं तो बाद में इसको जरूर एक बार मैप एक्सरसाइज कर लेना। ठीक, तो ये कोलंबिया यूएसए में, ओजार्क भी कैसा है, लावा प्लेटू, ये पाया जाता है यूएसए में। यहाँ पे देखो पराना और पेटागोनिया, ये दोनों साउथ अमेरिका में है, ठीक है ना, साउथ अमेरिका में जो अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है वहां पे पाए जाते हैं। फिर ये यूरोप में बाल्कन का क्षेत्र, बाल्कन कंट्रीज आपने नाम सुना होगा, तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला क्षेत्र, इसी को बाल्कन एरिया कहा जाता है, और यहीं पे बाल्कन प्लेटू पाया जाता है, वो भी एग्जांपल है लावा प्लेटू का। इसके बाद अडमावा प्लेटू, यहाँ ये देखो ये जो क्षेत्र है, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, इसको छोटा कर दो, इतना बड़ा प्लेटू नहीं है। ये जो क्षेत्र है यहां पे पाया जाता है अडमावा प्लेटू, और अडमावा प्लेटू भी कैसा है, ये लावा प्लेटू है। इधर कटंगा प्लेटू, ये देखो बीच में बिल्कुल, ये कटंगा भी कैसा है, ये भी एक प्रकार का लावा है। और यहाँ पे बी प्लेटू पाया जाता है, और बी प्लेटू भी कैसा है, एक प्रकार का लावा प्लेटू। इधर अरेबियन जो आपका प्लेटू है, अरेबियन पठार, वो भी लावा प्लेटू। भारत में यहाँ पे डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे शान प्लेटू पाया जाता है म्यांमार के अंदर, शान पठार, ठीक, म्यांमार के अंदर। यूनान प्लेटू ये चाइना के अंदर है, ये भी लावा प्लेटू है, यूनान प्लेटू। और साइबेरियन प्लेटू यहाँ पे पाया जाता है, ये साइबेरियन प्लेटू भी क्या है, एक प्रकार का लावा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, याद रखो, यहाँ किम्बरले प्लेटू, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। कौन सा प्लेटू है, किम्बरले प्लेटू, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो एक बार फिर से लावा प्लेटू मैं आपको रिवीजन करा दूं, कोलंबिया स्नेक प्लेटू, ओजार्क प्लेटू, पराना पेटागोनिया प्लेटू, फिर अडमावा प्लेटू, कटंगा प्लेटू, बी प्लेटू, बाल्कन प्लेटू, यहाँ अरेबियन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, यहाँ किम्बरले प्लेटू, यूनान प्लेटू, यहाँ पे सान प्लेटू, और यहाँ पे साइबेरियन प्लेटू। ये जितने भी पठार हैं ये कैसे हैं, ये लावा पठार हैं मित्रों, याद रखना कि ये सब कैसे हैं, ये सब लावा पठार हैं। चलो अब जब ये तो पठार हो गया, प्लेटू की बारे में चर्चा हो गई क्योंकि स्ट्रक्चर एक बनता था प्लेटू। अब हम बात करें जो कोन बनते हैं, कोन, ये कोन जो मैंने बताया था 3 प्रकार के कोन, ठीक है ना, सिल्ड, सीडर और कंपोजिट। तो सबसे पहले हम लोग सिल्ड वॉल्केनो के बारे में देखते हैं, सिल्ड वॉल्केनो या डोम शेप, ठीक है ना, डोम यानी गुंबद के तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको डोम शेप कहा जाता है। ठीक साथियों, तो देखो डोम शेप बनेगा जब, कैसे, यहां से जब कोई लावा बाहर आएगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, बीच में ऊपर उठता हुआ और साइड साइड में क्या है, नीचे की तरफ, तो एक तरीके से जेंटल स्लोप बनता है, जेंटल स्लोप बनता है, लेकिन कोन शेप ही बनता है, ठीक है ना, तो डोम की तरह, गुंबद की तरह दिखाई पड़ेगा। तो इसी वजह से इसको सिल्ड वॉल्केनो या डोम वॉल्केनो कहते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पे जहाँ पे हॉट स्पॉट पाए जाते हैं वहां पे इस तरीके का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये हाईली फ्लूइड होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं होता। कैसा होता है? जेंटल होता है, बेसाल्टिक इरप्शन की वजह से बनता है, डोम की तरह बनता है, ठीक। और यहाँ पर भी जो इरप्शन होता है वो कहता है क्वाइट इरप्शन होता है। एग्जाम्पल क्या है? हवाई है, हवाई आइलैंड किसका एग्जाम्पल? ये हॉट स्पॉट वोल्केनो की ही एग्जाम्पल है, और उसकी वजह से भी सिल्ड या डोम से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक साथियों। चलो आगे बात करें सीडर कोन। सीडर कोन जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ध्यान जरा देखो, ये एक पहाड़ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ देखो विस्फोट की वजह से ये वाला एरिया पूरा उड़ गया है इसका, है ना। तो यहाँ पर देखो ये इसको, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से ये दिखाई पड़, जहां से लावा बाहर आता है, इसको सेंट्रल वेंट कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो पूरा का पूरा एरिया जो खाली हो गया, उड़ गया है, ठीक है ना, इसको सीडर कोन क्रेटर कहा है। इसको एरिया को क्या बोला जाता है? क्रेटर कहा जाता है, पूरा एरिया, ठीक है ना। और इसमें कई सारे रॉक्स पाए जाते हैं, तो रॉक फ्रेगमेंट्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। अब एक्चुअली है क्या कि विस्फोट की वजह से बार बार यहां से उड़ता रहता है, ये पहाड़ तो बनता है लेकिन बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं बनता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंट इरप्शन होता रहता है। तो जरा देखो क्या है, जहां पे ओशियन और कॉन्टिनेंट मिलते हैं वहां पे होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये कैसा है? ये एंडेसिटिक इरप्शन है, ठीक है ना। और एंडेसिटिक एक्सप्लोड होता है, यहाँ पे वायलेंट होता है, चूंकि विस्कस लावा बाहर आता है इस वजह से जल्दी से क्या होता है? सॉलिडिफाइड हो जाता है और शॉर्ट डिस्टेंस पे ही जम जाता है। इसका एग्जांपल है माउंट पेरिक्यूटीन, ठीक है ना। अब बात करें कंपोजिट कोन। कंपोजिट कोन की बात करें इसमें, तो कंपोजिट कोन कैसा होता है? कंपोजिट कोन इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। यहां पे देखो, यहां पे लावा बाहर आता रहता है और बार बार लावा बाहर आएगा, फिर इसमें धूल मिट्टी बाहर आएगी, तो ऐसे लेयर बाय लेयर जमता चला जाएगा। और लेयर बाय लेयर जमने की वजह से देखो लेयर पे लेयर बनता चला जाए इस तरीके से, जैसे कि सीमेंट मिल पड़ा, उसके बाद जो है आपका ईंट पड़ा, फिर सीमेंट पड़ा, ईंट पड़ा, इस तरीके के स्ट्रक्चर। तो क्या होता है? काफी ऊंचा स्ट्रक्चर बन जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस तरीके से ये जो कंपोजिट वाला होता है ये काफी ऊंचा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है साथियों। तो यहां पे देखो ये जो लाइन दिखाई पड़ रही है इसको वेंट कहते हैं, और यह जहां से तोड़कर बाहर है इसको क्या बोलेंगे? क्रेटर। ये लावा इधर से बाहर आ रहा है, ठीक। और अगर बगल से यहां से कोई लाइन निकलकर बाहर निकल जाए तो इसको पैरासिटिक कोन कहा जाता है, ठीक है साथियों, याद रखना। और उसका एग्जाम्पल यहां पर देखो, तो ये जो काफी ऊंचाई तक बनता है और यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है लेयर बाय लेयर मिट्टी, मिट्टी क्या कह सकते हैं? राख कह सकते हैं, और आपका फिर लावा, राख, लावा, ऐसे लेयर बाय लेयर बनता चला जाता है। तो हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। हर बार नए इरप्शन में नया लेयर बनता है लावा, और आपके जो ऐश होता है यानी कि राख। एग्जाम्पल है वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली और माउंट फूजी, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब इसमें कंपैरिजन थोड़ा सा करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सिल्ड डोम में, सीडर में और कंपोजिट में, ये तीनों में हम लोग कंपेयर करें तो ये क्या होता है? हाईली फ्लूइड होता है और साइलेंट फ्लो होता है इसका। ये लेस फ्लूइड होता है, हाईली विस्कस होता है, तो क्या होता है? वायलेंट इरप्शन होता है। यहाँ पे फ्लूइड और विस्कस दोनों पाए जाते हैं, तो मल्टीपल टाइप के इरप्शन होते हैं, और इसमें वायलेंट भी होता है और क्वाइट इरप्शन, दोनों टाइप के इरप्शन होते हैं। यहाँ पे जेंटल स्लोप होता है, स्मॉल वॉल्केनो पाए जाते हैं सिल्ड में। यहाँ पे स्टीप स्लोप होता है लेकिन वॉल्केनो क्या है? स्मॉल ही पाए जाते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्केनो और लार्ज वॉल्केनो यहाँ पे पाए जाते हैं, किसमें? कंपोजिट वाले में। तो ये याद रखना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, या फिर जो मैंने बताया उसी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है साथियों। चलो, एक और चीज होता है जिसे कहा जाता है गीजर, या और उसके अलावा एक और है, उसको हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। तो गीजर और हॉट स्प्रिंग ये क्या होते हैं, ठीक है साथियों। तो देखो गीजर एक, इसको कैसे बनता है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक, आप जानते हैं ना कि ग्राउंड वाटर पाया जाता है। ग्राउंड वाटर क्या होता है? दो चट्टानों के बीच में जो पानी इकट्ठा हो जाता है वही ग्राउंड वाटर है। तो यहाँ देखो ये ऊपर से ग्राउंड वाटर आकर नीचे यहाँ पे जमा हो गया, ये क्या है? ये ग्राउंड वाटर है, ठीक। ये ग्राउंड वाटर पूरा दिखाया पड़ रहा है, और नीचे एक रॉक है ना, रॉक। और इसके नीचे पाया जाता है आपका मैग्मा चेम्बर्स। अब इस मैग्मा चेम्बर तो हॉट होता है ना, गर्म होता है, इस वजह से रॉक भी क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। और रॉक जब गर्म होगा तो इसमें जो पानी है वो भी क्या हो जाएगा? गर्म होगा। और इसे गर्म होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? वेपोराइज हो जाएगा। वेपोराइज होगा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ऊपर की तरफ जब बढ़ेगा ये वेपर, तो यहाँ पे अगर कोई इस तरीके से कुछ गैप पाए जा रहे हो, इस तरीके से कुछ वेंट पाए जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा? वो वेपर इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। तो जब यहाँ जाएगा तो कुछ समय बाद वो कूल हो जाएगा और ठंडा होकर वाटर फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में,
और जब ये वाटर वापस आ रहा होगा इधर से इधर से इधर से, तो यहां से तो वेपर ऊपर जा रहा है ना भाई, तो ये जब वेपर ऊपर जा रहा होगा तो इस वाटर को लेकर फोर्स के साथ ऊपर जाएगा, और फोर्स के साथ जब ऊपर आएगा तो ऊपर तक पानी को उछाल देगा, ठीक है ना। ये उछलता ही हुआ पानी क्या हो जाएगा, फाउंटेन की तरह दिखाई पड़ेगा, और इसी को क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं, ठीक है ना, इसी को गीजर। जबकि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में देखो, यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, यहाँ पे भी चट्टान जो होगी, रॉक होगा, वो हॉट रहेगा, और वाटर क्या होगा, वेपर की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके के पैरासाइट वेंट्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि ये सीधे सीधे पानी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो वाटर वेपर होगा, और यहाँ जो भी वाटर सोर्स होगा उसमें जाके बाहर आएगा। तो ये गर्म तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ फाउंटेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो याद रखिए, गीजर जो क्या होता है, फाउंटेन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, और हॉट स्प्रिंग में साइलेंट होता है, कहीं पर भी ये बाहर आता रहता है। एक चीज और याद रखिए, जो गीजर जो होता है ना, ये बहुत ही रेयर होता है, कम पाया जाता है, जबकि हॉट स्प्रिंग जो है वो काफी नॉर्मल होता है, बहुत सारे जगहों पे ये हॉट स्प्रिंग पाया जाता है। अब जरा इसके बारे में एक यहां देखो, ये एक गीजर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। क्या होता है, ये फाउंटेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, हॉट वाटर यहां से बाहर होता है, तो ग्राउंड वाटर क्या होगा, हीटेड होगा, सैलो सोर्स मैग्मा की वजह से, और जिसकी वजह से यहाँ पे पानी एक उछाल के साथ बाहर आएगा, ठीक, एक आपको फव्वारे की तरह दिखाई पड़ेगा। एग्जांपल है ओल्ड फेथफुल गीजर, जो कि कहां पे उपस्थित है, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए के अंदर, वहां पे उपस्थित है कौन सा, ओल्ड फेथफुल गीजर। तो गीजर का ये एक एग्जांपल है। अब यहां देखो, ये एक हॉट स्प्रिंग का आपको फोटो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां देखो, यहां से गैसेस बाहर आ रही है, कौन सा, वाटर वेपर, और आराम से बाहर आ रहा है, यहाँ पे कोई जो है फव्वारे की तरह कोई चीज ऊपर नहीं आ रही है। तो वाटर रीचेस डीप इनफ और हीटेड बाय द इंटीरियर, और साथ में ये दुनिया के कई सारे हिस्सों में भी पाया जाता है, जबकि गीजर जो है काफी कम जगहों पर दिखाई पड़ता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो, तो गीजर के बारे में बात करें और हॉट स्प्रिंग में, तो ये काफी रेयर होते हैं और ये कई जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें सिलिका डिसॉल्व होने की वजह से कई सारे अलग अलग कलर इसमें दिखाई पड़ते हैं, और ये भी होता है, इसमें भी कलर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें कलर जो है वो हीट लविंग बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, तो इनकी वजह से कलर दिखाई पड़ता है। और इसका एग्जांपल है येलोस्टोन पार्क के अंदर, यहाँ पे मेडिसिनल यूज है हॉट स्प्रिंग का, क्योंकि हॉट स्प्रिंग थोड़ा सा गर्म भी रहता है। कई बार आप लोग सुनते हैं ना, कई बार आप सुनते हैं कि वहां पे एक कुंड है, कहीं पर भी एक कुंड है, उस कुंड में नहाने की वजह से उनके जो स्किन का जो बीमारी थी, वो बीमारी ठीक हो गई। तो वो बीमारी कैसे ठीक हो जाती है, और जो वो आपका गर्म कुंड है वो है क्या, वो गर्म कुंड ही हॉट स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। और उसमें ये साइनोबैक्टीरिया, हीट लिविंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, तो इनका मेडिसिनल वैल्यू होता है। मेडिसिनल वैल्यू होने के कारण ये कई बार आपके जो स्किन के अंदर कोई भी समस्या जो रहती है, उस समस्या को ये दूर कर सकते हैं, तो इस वजह से इसका मेडिसिनल यूज होता है। और साथ में ही हॉट स्प्रिंग को हम लोग थर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, जरा यहां देखो, मान लो यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग पाया जा रहा है, तो उसमें एक हम लोग पाइप इंजेक्ट कर दे, है ना, पाइप इंजेक्ट कर देंगे तो यहां से हॉट वाटर बाहर स्टीम के रूप में बाहर आएगा। यहाँ पे हमने टरबाइन लगा दिया, यहाँ जनरेटर लगा दिया, टरबाइन घूमेगा, इस किसकी वजह से, ये स्टीम की वजह से, और इसे घूमने की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। आगे हम पाइप लगाकर इसी को क्या कर लेंगे, यहाँ पे कूलिंग टावर होगा, और इस कूलिंग टावर में ये पानी जाकर क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होकर वापस से एक पाइप डालकर उसके वापस से ग्राउंड वाटर में डाल देंगे, तो पानी भी खत्म नहीं हुआ और साथ में हमें एनर्जी भी मिल गई। तो इस तरीके से हम थर्मल एनर्जी का यूज कर सकते हैं जहां पर भी हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। भारत भी अभी कोशिश कर रहा है इसको करने का, एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी है जो खत्म नहीं होने वाला है, तो ये काफी अच्छा माना जाएगा, ठीक है साथियों। चलो, तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने आज वॉल्केनिक स्ट्रक्चर, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स उसको कंप्लीट कर लिया। आपका हम मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन क्लासेस आपको मिल रही हैं। और पीसीएस प्री का तो फॉर्म आ गया ना, तो प्रीलिम्स का फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।